प्रिय भैया एवं बहन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शीर्षक के इस छठे एपिसोड में हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक में छोटे छोटे अनेक बिंदु हैं जिनको अलग अलग ढंग से समझना आवश्यक है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को समझने के लिए। इस पाठ में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, इसके क्या अर्थ हैं। उदारवाद एक विचारधारा था जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पहली बार प्रयोग में आया और जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सरकार का जो गठन हुआ, वह गठन उदारवाद का एक पहला राजनीतिक प्रयोग था। ध्यान दीजिएगा, उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ है आजाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह विचार उभर कर सामने आया था। इसको मैंने बताया है। उदारवादियों का मानना था कि हर व्यक्ति को आजादी और कानून के समक्ष बराबरी होना चाहिए। वे ऐसी सरकार चाहते थे जो आम सहमति से बनी हो। ये निरंकुश राजशाही, कुलीनों और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। आपको पता होगा, फ्रांस में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में इन सभी बातों का विरोध किया गया था। ये राजतंत्र के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना पर बल देते थे। संपत्ति की सुरक्षा तथा प्रेस की आजादी चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में बनने वाली सरकार, आप लोगों को मैंने बताया था कि उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यद्यपि उदारवादी समानता की बात करते थे, तथापि वे सार्वभौम मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये एक कमी थी उनमें। समानता के बात के बावजूद भी वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार को लागू नहीं करा पाए। नारीवादी आंदोलन चला और यूरोप की महिलाओं ने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, बाद में उसे प्राप्त किया। यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवाद देखने को मिलता है। आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ाया था कि नव मध्य वर्ग क्या है, क्या यूरोप में मध्य वर्ग का जन्म हुआ था, कैसे। ये मध्य वर्ग जो था वह एक तरह का उदारवाद का ही प्रतिफल था। उदारवादी मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। वे आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय नियंत्रण के विरोधी थे। नव मध्य वर्ग ने जो उदारवादी थे, इसका पुरजोर समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप 1834 में प्रसा ने एक शुल्क संघ
जोल्वेराइन की स्थापना किया, जिसमें जर्मनी महासंघ के सभी राज्य सम्मिलित हो गए। इस प्रकार जोल्वेराइन ने आर्थिक हितों की सुरक्षा कर राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद ने व्यापक राष्ट्रवाद के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ वह पहले भी मैंने बताया है, किसी एक कारण या घटनाओं का प्रतिफल नहीं था। बड़ी घटना के साथ साथ अनेक छोटी छोटी घटनाएं भी थीं, जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म देने या राष्ट्रवादी लहर को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। धन्यवाद। अब आप कीजिएगा क्या कि इस जो पाठ से जिस बिंदु को मैंने टॉपिक को पढ़ाया है उससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद से आप क्या समझते हैं?